मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़े थे। हमने उनके बीच का ट्रांसफॉर्मेशन के भी दो एग्जांपल्स देखे थे। आज हम ग्राफिक्स पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे। पाइपलाइन क्या होता है? हम जो स्टेप्स करते हैं उनमें हम कुछ डिफरेंट मॉड्यूल्स बना देते हैं कि सबसे पहले हम ये काम करेंगे, देन इसके बाद ये करेंगे, देन इसके बाद ये करेंगे, और उन मॉड्यूल्स को हम लोग अलग अलग हार्डवेयर को दे देते हैं ताकि एक हार्डवेयर एक ही काम करेगा और हम उसको सिक्वेंशियली फास्ट कर सकते हैं उस प्रोसेस को। और पाइपलाइन का रूल है कि कभी भी बीच का स्टेप स्किप नहीं होता है। अगर हम सबसे पहले अगर कुछ कर रहे हैं, देन उसके बाद सेकंड स्टेप है, देन थर्ड स्टेप, तो हम कभी सेकंड स्टेप स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट करने के बाद सीधा थर्ड पे चले जाएं या फोर्थ पे चले जाएं, बाद में हम घूम के आएंगे और सेकंड हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। पाइपलाइन इज जैसे कि हम पाइपलाइन जो वर्ड है वो पाइप से निकला है। पाइप में हम लोग जो सबसे पहले चीज भेजेंगे सबसे पहले वो पहुंचेगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हम लोग फीफो पढ़ते हैं एल्गोरिथम में, पाइपलाइन पे भी उसी वर्क पे उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो ग्राफिक्स पाइपलाइन या फिर इसे रेंडरिंग पाइपलाइन कहते हैं, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस को जो हम लोग एक स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग से, किसी हम ऑब्जेक्ट को मॉडल करते हैं और वहां से स्क्रीन तक का जो सफर है उस टोटल सफर को हम लोग बोलते हैं रेंडरिंग। द होल प्रोसेस इज नोन एज रेंडरिंग। तो हम लोग रेंडरिंग के स्टेप्स पढ़ रहे हैं या ग्राफिक्स के स्टेप पढ़ रहे हैं। तो ग्राफिक्स प्रोसेसेस जनरली एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली। जनरली क्यों लिखा है? मैंने अभी बोला कि पाइपलाइन में हर चीज सिक्वेंशियली होती है, यहाँ जनरली एक वर्ड डाला गया है। जनरली मतलब ये है नॉट ऑलवेज। जनरली मतलब होता है कि मोस्टली हम लोग ऐसा करते हैं, ज्यादातर इंसिडेंट्स में हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स मतलब कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे से नहीं करते। जैसे कि हम लोग इसमें आगे देखेंगे, एक लेयर के अंदर अगर 3 प्रोसेस हैं तो हम उनके बीच में थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज किया, बहुत मेजर चेंज नहीं किया बट थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम जनरली सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सेकेंड है पाइपलाइन द प्रोसेस मीन्स डिवाइडिंग इट इनटू स्टेजेस। जो मैं लेयर की बात कर रहा था, एक स्टेज होने के बाद सेकंड स्टेज। जैसे कि आप 12th क्लास तक पढ़ाई किया, आपने कैसे करी? फर्स्ट के बाद डायरेक्ट 7th, फिर सेकंड क्लास, फिर 4th क्लास, फिर 9th क्लास। रैंडमली नहीं करते। फर्स्ट क्लास इज अ स्टेज, सेकंड क्लास इज अनदर स्टेज, थर्ड क्लास इज अनदर स्टेज। हम एक एक स्टेज पार करते हुए हम लोग पहुंचते हैं। वैसे ही हम लोग ग्राफिक्स में भी एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप करते हैं, एंड दैट इज सिक्वेंशियल। स्पेशली व्हेन रेंडरिंग इन रियल टाइम, different hardware resources are arranged for या assigned for each stage। मैंने जैसा बोला कि हर स्टेज में डिफरेंट हार्डवेयर या डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो कुछ भी है वो हम लोग असाइन कर देते हैं कि वो इस स्टेज में काम आएगा, कि इस हार्डवेयर का काम इस वाली स्टेज में ये काम करने के लिए फिक्स है। सो हम लोग ये पहले से डिजाइन कर देते हैं। हम कौन कौन सी स्टेजेस देखते हैं। 3 मेजर स्टेजेस में ग्राफिक्स पाइपलाइन को डिवाइड किया गया। These are the 3 major steps in major stages in graphics pipeline या rendering pipeline. First is application stage। नाम से ही है कि एप्लीकेशन पे इसमें काम होगा। एप्लीकेशन मीन्स सॉफ्टवेयर, इसमें हार्डवेयर का इस्तेमाल नहीं होता है। सेकेंड इज ज्योमेट्री स्टेज। ज्योमेट्री स्टेज मतलब इसमें हम ज्योमेट्री के ऊपर कुछ वर्क करेंगे, जो हम लोग आगे देखेंगे कैसे। और लास्ट इज रेस्टराइजेशन। रेस्टराइजेशन हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा है पहले, हाउ टू कन्वर्ट तुम्हारे पास जो ज्योमेट्रिकल इनपुट्स हैं उनको स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स में कैसे या स्क्रीन के पिक्सेल्स में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो स्कैन कन्वर्जन की प्रोसेस है। इस टाइप की बहुत सारी प्रोसेस इसके अंदर होंगी। ये एक प्रोसेस का कॉम्बिनेशन नहीं है, एक स्टेज में बहुत सारी अलग इंटरनल बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। तो हम लोग आगे इसके बाद देखेंगे। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, यूजर इनपुट। यूजर इनपुट कैसे देता है? हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना होता है तो हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं? हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि टच स्क्रीन मोबाइल में, इट्स अ इनपुट डिवाइस। हम लोग टच करते हैं कहीं पे भी तो वो उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। तो वो पहला स्टेज जो इनपुट देने का काम हुआ वो कहाँ से हुआ? टच स्क्रीन से, माउस से, कीबोर्ड से, जॉयस्टिक से, तुम्हारे माइक्रोफोन से, कैमरे से। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास कंप्यूटर या सिस्टम से इंटरेक्ट करने के। तो यूजर इनपुट यहाँ से आएगा। एंड देन एप्लीकेशन स्टेज में सीपीयू का इस्तेमाल ज्यादा होता है। मैंने बोला कि इसमें हार्डवेयर का इस्तेमाल नहीं है। हार्डवेयर का नहीं मतलब सीपीयू, सॉफ्टवेयर पे काम होगा। सॉफ्टवेयर क्या यूज करते हैं? सीपीयू।
क्योंकि आप कुछ भी कोई भी सॉफ्टवेयर कोई चीज़ प्रोसेसिंग कर रहा है तो वो CPU लेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कभी रेंडर करने की कोशिश करिए किसी वीडियो को, जैसे आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करी, आपने उसमें से कुछ एडिटिंग करी कोई भी सॉफ्टवेयर से, आप एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं, कैमटेशिया यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे आते हैं। किसी में भी यूज़ करेंगे, जब आप उसे स्टोर करने जाएंगे, सेव करने के लिए जाएंगे जब अपनी फाइल को, तो CPU यूसेज देखेंगे आप तो 100% पहुंच जाता है। मोस्टली सारे कंप्यूटर्स में CPU यूसेज 100% पे पहुंच जाएगा, मतलब आपका CPU मैक्सिमम पावर पे काम कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस स्टेज में CPU बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके आगे आने वाली स्टेजेस में CPU का इस्तेमाल कम है, तो वहाँ पे हार्डवेयर का धीरे धीरे यूसेज बढ़ता जाता है। ठीक है। सेकेंड स्टेज इज ज्योमेट्री स्टेज, जिसमें यहाँ फीफो बफर करके लगाया हुआ है। फीफो बफर लगाने का मतलब क्या है? मान लो मैंने यहाँ पे 4 इनपुट दिए थे, पहला इनपुट लेट प्रोसेस हुआ क्योंकि बड़ा था, सेकंड इनपुट बहुत छोटा सा था, उसने तुरंत प्रोसेस कर दिया और उसने उसको ज्योमेट्री स्टेज के पास भेज दिया। लेकिन ज्योमेट्री स्टेज को पता है कि ये सेकंड इनपुट है, मेरे को इसको नहीं उठाना है, जब तक फर्स्ट इनपुट नहीं मिलेगा मैं फर्स्ट को प्रोसेस नहीं कर लूंगा, तब तक मैं सेकंड इनपुट का प्रोसेसिंग नहीं करूंगा। इसलिए ज्योमेट्री स्टेज और रेस्टराइजेशन स्टेज दोनों में हम लोग क्या लगाते हैं? फीफो बफर। ज्योमेट्री स्टेज में ज्योमेट्री एंटिटीज रहती हैं, ज्योमेट्रिकल एंटिटीज जो ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस करते हैं, इसमें हार्डवेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे मेजर जो हार्डवेयर यूज होता है वो क्या होता है? हमारा ग्राफिक्स कार्ड। सेम रेस्टोरेशन स्टेज में भी ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेम बफर का भी इस्तेमाल किया जाता है टू सेव। यहाँ आउटपुट बफर जो लिखा हुआ है, आउटपुट बफर मतलब यहाँ पे फ्रेम बफर से है, जहाँ पे हम लोग अपने नेक्स्ट स्क्रीन के पिक्सल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, उसकी इंटेंसिटी एक्सेट्रा सेव करते हैं। ठीक है। तो ज्योमेट्री स्टेज में हम लोग ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस करते हैं, जो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं उनको ज्योमेट्री के हिसाब से सेव करेंगे कि ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये कुछ भी प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स, ओवल, तुम्हारा जो कोनिक सेक्शंस होते हैं, कोई भी पॉलीगन्स होते हैं, इनके मेथड से हम लोग इनको सेव करते हैं। एंड रेस्टराइजेशन इज द कन्वर्शन ऑफ ऑल दिस ज्योमेट्रिकल शेप्स व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड इन ज्योमेट्री स्टेज, उनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं कुछ पिक्सल पॉइंट्स पे। उसमें बहुत सारी और स्टेजेस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सचर, हम लोग किसी सरफेस का टेक्सचर कैसा है हम वो भी डिसाइड करते हैं। हम लोग कलर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, मतलब किसी पिक्सल का कौन सा कलर होना चाहिए, उस कलर की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, ये सब भी हम लोग रेस्टोरेशन स्टेज में करते हैं। और फाइनली फ्रेम बफर में ये सारी पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। इसके आगे का काम फिर जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं हमारी, CRT है, LCD, LED, व्हाटएवर डिस्प्ले डिवाइस है, वो फ्रेम बफर के से डेटा पिकअप करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करती है। ये हमारा टोटल रेंडरिंग पाइपलाइन होती है। पाइपलाइन जो वर्ड है, पाइपलाइन में जो प्रोसेस स्टेजेस होती हैं वो पैरेलल में चलती हैं, साइमल्टेनियसली। यही फायदा है पाइपलाइन का। पाइपलाइन में फॉर एग्जांपल अगर एप्लीकेशन स्टेज ने यूजर से कुछ इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया और वो ज्योमेट्री स्टेज में दे दिया। ज्योमेट्री स्टेज जो सेकंड स्टेज है वो उस पर काम कर रही है, लेकिन जो एप्लीकेशन स्टेज है वो खाली नहीं है। उस टाइम पे वो सेकंड इनपुट यूजर से लेके उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। जो ज्योमेट्री स्टेज से जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो वो रेस्टराइजर स्टेज को दे देगा, एंड एप्लीकेशन स्टेज से एक और इनपुट लेके उस पर प्रोसेस करने लगेगा। सो दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस, ये पैरेलल प्रोसेसिंग का जो फंडा है, ये पाइपलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये फास्ट कर देता है प्रोसेस को। क्योंकि अगर मैं इनको अलग अलग स्टेज में ना डिवाइड करूं और मैं एक ही स्टेज में ये सारा काम करने की कोशिश करूं, तो मैंने एक बार अगर इनपुट ले लिया तो मैं अगली बार जब तक पूरा प्रोसेस करके मैंने उसका रेस्टराइजेशन करके फ्रेम बफर में जब तक डेटा नहीं भेज दिया, तब तक मैं अगला इनपुट नहीं ले सकता। तो ये जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है इससे, और हमारा जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाती है। अब इस टोटल प्रोसेसिंग में, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्राफिक्स परफॉर्मेंस हमारे से सिस्टम का है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? इन तीनों स्टेज में अगर जो सबसे स्लोएस्ट स्टेज होगी वो डिसाइड करेगी कि हमारे टोटल सिस्टम का ग्राफिक्स परफॉर्मेंस कैपेसिटी कितनी है। अगर सारी स्टेजेस में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेज है वो बहुत धीमी है, तो हमारा टोटल जो सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं बॉटलनेक। द स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वो उस पूरे सिस्टम का बॉटलनेक हो जाता है। ठीक।
ठीक है, अब अपन देखेंगे एप्लीकेशन स्टेज इन सम डिटेल। एप्लीकेशन स्टेज, it is entirely done in software by the CPU as discussed before। जो एप्लीकेशन स्टेज है वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बेसिस पे है और सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होने के लिए CPU रिक्वायर करते हैं। तो हमारा जो पूरी स्टेज में जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, वो होगी आपकी CPU पे। एप्लीकेशन स्टेज में क्या होता है, जो भी हम यूजर्स हैं, जो भी हम इनपुट देते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीकों से। हम लोग कैसे सिस्टम को इनपुट देते हैं, माउस के जरिए, कीबोर्ड के जरिए, जॉयस्टिक्स हो गया, गेम पैड्स हो गए, माइक्रोफोन, कैमरा, सेंसिंग ग्लव्स। सेंसिंग ग्लव्स मतलब एक काइंड ऑफ ग्लव होता है जिसमें सेंसर्स लगे रहते हैं। अगर मैं हाथ को मूव कर रहा हूँ, हाथ में अगर जेस्चर्स बना रहा हूँ, तो वो जेस्चर्स को रीड करता है और उससे इनपुट लेता है। इस टाइप के बहुत सारे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, मल्टीपल। तो उनमें से किसी से भी अगर हम इनपुट दें तो वो उसको रीड करता है, कैप्चर करता है, और उसके रेस्पॉन्स में एप्लीकेशन स्टेज कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करता है, कुछ चेंजेस करता है, कुछ व्यू बदलता है, कुछ सीन बदलता है। जैसे कि आप सबने कभी ना कभी कोई ना कोई गेम खेला होगा, तो वो गेम्स में क्या होता है, जैसे यहाँ मैंने कंट्रोलर बना रखा है, ये वीडियो गेम कंट्रोलर PS4 या Xbox वगैरह का कंट्रोलर है। तो अगर मैं इसमें आगे का फॉरवर्ड का बटन दबाता हूँ तो जो मेरा कैरेक्टर है गेम के अंदर वो आगे मूव करेगा, ठीक। और अगर मैं इसको स्टॉप करने के लिए बोलता हूँ तो ये मेरा कैरेक्टर रुक जाएगा। मैं फायर करने के लिए बोलता हूँ तो ये फायर करेगा। मैं जिस साइड पे देखना चाहता हूँ मैं अपने उसको मूव कर सकता हूँ कंट्रोलर से कैरेक्टर को। तो ये कैसे हो रहा है, सबसे पहले आप कंट्रोलर से कोई इनपुट दे रहे हो, एप्लीकेशन स्टेज उसे कैप्चर कर रही है और उसके बेसिस पे वो स्क्रीन पे कुछ प्रोसेसिंग कर रही है। तो वो कैप्चर करने का काम और उस पर प्रोसेसिंग करने का काम एप्लीकेशन स्टेज का है। नेक्स्ट स्टेज है अपनी ज्योमेट्री स्टेज। जब हम लोग एप्लीकेशन स्टेज से जब डेटा आता है तो वो आता है इन द फॉर्म ऑफ 3D मॉडल्स। 3D मॉडल मतलब जो आपको डिस्प्ले करना है उसका सम 3D डायग्राम अलग अलग अपनी अपनी मॉडल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। हमने पिछली क्लास में मॉडल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था। जो भी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं किसी भी चीज की, वो हम लोग मॉडल कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं और बाद में हम उसे पुट कर देते हैं, सबको मिला के एक साथ असेंबल करने के लिए वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाते हैं। तो यहाँ पे पहली स्टेज में वही होगा। हमने पहले 3D मॉडल्स लोड किए, इस पे ध्यान दें, दिस इज नॉट सिंगल मॉडल, इट्स मॉडल्स, क्योंकि एक मॉडल, एक ऑब्जेक्ट मॉडल अपना खुद का मॉडलिंग करता है। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स होंगे जिनको कंबाइन करके हम एक सीन बनाना चाहते हैं। तो इन मॉडल्स को हम लोड करके मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन में मॉडल कोऑर्डिनेट सिस्टम से वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके आते हैं। जब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको वो सब मॉडल्स हम लोग को मिल जाएंगे, उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कैमरा किधर है, और कैमरा जहाँ पे होगा उसके हिसाब से कैमरा से हमको वो जितने ऑब्जेक्ट्स हम लोग लेके आए हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में, वो हमको कैसे विजिबल होंगे, कैसा व्यू आएगा हमको, वो हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। एंड देन उसी स्टेप में कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं, तो हम वो भी इसमें अप्लाई करेंगे। हमारे पास दो अलग अलग प्रोजेक्शंस कौन से हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में डेप्थ का सेंस नहीं होता है, मतलब अगर जैसे कि सैटेलाइट व्यू अगर हम लोग देख रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्टली 90 डिग्री ऊपर से देख रहे हैं, तो हमको उसका खाली शेप दिखेगा, ऊपर से एक स्ट्रक्चर दिखेगा 2D, हमको उसकी डेप्थ नहीं दिखेगी, हमको हाइट नहीं दिखेगी उसकी। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में ये इसका ड्रॉबैक है। ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन फास्ट है, इजी है, ये उसका एडवांटेज है। वहीं दूसरी तरफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन हमको एक पर्सपेक्टिव व्यू देता है, मतलब हमको उसकी तीनों जो साइड्स हैं, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, तीनों दिखता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली टॉप से ना देख के थोड़ा एंगल से देखता है। जब हम एंगल से देखते हैं तो हमको उसकी तीनों डायमेंशंस दिखती हैं, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, तीनों साइड की हमको डायमेंशंस दिखती हैं, लेकिन वो डायमेंशंस डिस्टॉर्टेड दिखती हैं। एग्जैक्टली जो उनकी लेंथ है वो हमको नहीं दिखेगी, हमको उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ड्रोन से कोई सिटी का व्यू देखता हूँ, या फिर मैं खुद हेलीकॉप्टर में बैठ के किसी सिटी को ऊपर से देखता हूँ, तो जो मेरे को व्यू दिखता है दैट इज द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन फ्रॉम माई एंगल। मैं जहां से देख रहा हूँ वहां से पर्सपेक्टिव व्यू है उसका, कोई सिटी का।
तो हम लोग पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो है उसमें हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो हम लोग 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ज्योमेट्रिक स्टेज में देख लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेज है हिडन सरफेस एलिमिनेशन। हिडन सरफेस एलिमिनेशन हम लोग 2 वजह से करते हैं। पहला तो होता है कि हम एक्सेस स्टोरेज जो है, जो हम लोग ऑक्यूपाई कर रखे हैं, उसको हटाना है। जो ऑब्जेक्ट हमारे स्क्रीन के एरिया में ही नहीं आ रहा है, जो हमारे व्यू में ही नहीं आ रहा है, मैं उसकी लिए प्रोसेसिंग क्यों करूं, उसको मैं क्यों उसका डेटा स्टोर करके रखूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सामने की तरफ देख रहा हूं तो मेरे को अपने पीछे या फिर मेरे बिल्डिंग के बाहर या फिर एक यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट का मेरे को पता भी है कि वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेरे को जब दिख नहीं रहा है तो मैं उसकी मॉडलिंग क्यों करूंगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में। मेरे जस्ट पीछे जो ऑब्जेक्ट है मैं उसकी भी मॉडलिंग क्यों करूंगा। तो जो मेरे व्यू में होता है मैं खाली उसके ऊपर स्टोरेज वेस्ट करूंगा और जो जिस पे प्रोसेसिंग करूंगा। तो 2 रीजन, पहला टू क्लियर आउट एक्सेस स्टोरेज, जो मेरे पास एक्सेस स्टोरेज उस चीजों ने ले रखा है मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं। दूसरा, अगर मैं उसको यहां क्लियर नहीं करूंगा तो आगे आने वाली सारी प्रोसेसेस में मैं उसके भी कैलकुलेशंस करूंगा, जो कि मेरे कैलकुलेशंस का या टाइम का वेस्टेज है। तो मैं टाइम की वेस्टेज हटाने के लिए ऐसा करता हूं। ठीक, हिडन सरफेस एलिमिनेशन में पहला हम लोग जो स्टेप करते हैं वो है क्लिपिंग से। जो मेरे विंडो के बाहर है मैं उन सबको क्लिप करके हटा दूंगा, मैं उनको कट करके रिमूव कर दूंगा। और दूसरा होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने है तो मेरे को पीछे वाला ऑब्जेक्ट पूरा या पार्शियली ढक जाएगा, वो मेरे को नहीं दिखेगा, तो उतना सरफेस रिमूवल। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पहाड़ के पीछे कोई घर है, मैं पहाड़ के इस तरफ खड़ा हूं तो मेरे को घर विजिबल ही नहीं होगा, तो मेरे को उसको पूरा रिमूव करना है। और अगर किसी घर के सामने काफी सारे पेड़ हैं तो मेरे को हो सकता है आधा घर दिख रहा हो, आधा घर विजिबल ना हो, तो मेरे को जो नॉन विजिबल आधा घर जो ढक गया है वो हटाना है। तो वो हटाने के जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हिडन सरफेस रिमूवल। तो हम 2 तरीके से हिडन सरफेस रिमूवल करते हैं, 2 स्टेप्स में। फर्स्ट इज क्लिपिंग, जो कि विंडो के बाहर वाले चीजों को हटाता है। दूसरा, एक के पीछे एक छुपी चीजों को हटाता है। इसके बाद आता है शेडिंग। शेडिंग में शेडिंग का मतलब होता है लाइट और डार्कनेस, शेडोज का इस्तेमाल करके डेप्थ का इल्यूजन देना। मतलब हम लोग जो स्क्रीन पे चीजें देखते हैं वो 2 डायमेंशनल होती है। माई स्क्रीन इज अ 2D, लेकिन हमको उसको देख के मूवीज वगैरह अगर हम लोग देखते हैं या फिर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं 3 डायमेंशन में, पीछे की चीज दूर समझ में आती है, बैकग्राउंड समझ में आता है, फोरग्राउंड समझ में आता है। तो वो इल्यूजन देना, असली में तो ऐसा है नहीं क्योंकि 2D में सब कुछ बराबर है, लेकिन जो हम लोग इल्यूजन देते हैं वो हम लोग देते हैं शेडिंग्स के थ्रू। शेडिंग में हम लोग लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं और शेडोज और डार्कनेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ मॉडल्स हैं जिसको हम लोग लाइट इल्यूमिनेशन मॉडल्स कहते हैं या रिफ्लेक्शन मॉडल्स कहते हैं। इल्यूमिनेशन मॉडल्स में बहुत कॉमन मॉडल्स जो हैं वो है फॉर्म शेडिंग, गराड शेडिंग, फ्लैट शेडिंग। ये 3 शेडिंग मेथड्स हैं। और उसके अलावा जो लाइट सोर्सेज हैं, लाइट सोर्सेज के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि पॉइंट लाइट सोर्स। जैसे कि एक लाइट बल्ब है वो एक पॉइंट सोर्स है, क्योंकि वो एक पॉइंट से हर डायरेक्शन में लाइट फेंकता है और डिस्टेंस के साथ लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो अगर आपकी कोई चीज लाइट बल्ब के जस्ट बाजू में है तो वो आपको अच्छे से दिखेगी, और हो सकता है काफी दूर हो तो वो हो सकता है आपको धुंधली दिखे या नहीं दिखे अंधेरे में। सेकंड होता है जहां जैसे सन हो गया, वो एक सोर्स है, लाइट सोर्स है, लेकिन सन की खासियत क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस आगे आएंगे हम लोग तो उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल लाइट सोर्स। तो डायरेक्शनल लाइट सोर्स में जो रेज आती हैं वो पैरेलल रहती हैं और उनका इंटेंसिटी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, डिस्टेंस का इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं होता। उसके बाद एम्बिएंट लाइट सोर्स। एम्बिएंट लाइट सोर्स मतलब जो हर जगह लाइट विजिबल है, यूनिफॉर्म लाइट है, अगर कोई अलग से बल्ब वगैरह नहीं लगा तो भी हमको सारे ऑब्जेक्ट्स हल्के हल्के दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्बिएंट लाइट। ठीक है, इस तरह से हम लोगों के पास बहुत सारे लाइट सोर्स हैं। फ्लैश लाइट, जिसको हम लोग स्पॉट लाइट बोलते हैं, वो किसी स्पेसिफिक जगह पे बहुत तेज फोकस देता है, उसके आसपास पे बिल्कुल फोकस नहीं जाता। जैसे अगर मैं टॉर्च का इस्तेमाल करूं तो वो इट्स अ स्पॉट लाइट टाइप का लाइट सोर्स।
तो इस टाइप के लाइट सोर्सेस हम लोग यूज करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग शेडिंग्स क्रिएट करते हैं, कहाँ पे छाया बनेगी, कहाँ पे सरफेस से रिफ्लेक्शन दिखेगा हमको। इसमें ये भी समझ में आता है कि सरफेस कैसा है। अगर लोहे का सरफेस है, मेटेलिक सरफेस है, तो वो बहुत ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, एकदम चमकेगा। लेकिन अगर वहीं कोई डल सरफेस है, कोई मैट है या फिर जमीन है, वो उतनी ज्यादा शाइन नहीं करेगी। तो ये जो सरफेसेस में डिफरेंस है वो भी हम लोग शेडिंग में इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां तक है ज्योमेट्री स्टेज। ज्योमेट्री स्टेज के बाद जो भी हम लोग डेटा भेजेंगे वो हम लोग रेस्टराइजेशन स्टेज पे भेज देंगे। ज्योमेट्री स्टेज में एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इसमें जो कुछ भी है वो पर पॉलीगॉन ऑपरेशन होता है। कहने का मतलब इसमें जो भी हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं वो पॉलीगॉन्स के टर्म्स में करते हैं, हम लोग पिक्सल्स पे नहीं जाते। इसमें हम लोग इसमें सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करेंगे कि अगर पिरामिड है, इसको मैं ऊपर से देखूंगा तो स्क्वायर शेप दिखेगा, सामने से देखूंगा फ्रंट व्यू या इधर कैमरा होगा तो ट्राइंगल दिखेगा। हम लोग सारे शेप्स को किसी प्रिमिटिव शेप्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स में, और उसी के हिसाब से हम प्रोसेसिंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज रेस्टराइजेशन स्टेज। इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो पर पिक्सल या फिर हम उसको फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं, तो पर पिक्सल ऑपरेशंस हम लोग इसमें करते हैं। इसमें पहला जो होता है वो है रेस्टराइजेशन एंड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब होता है किसी इमेज से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे डेटा रिट्रीव करना कि यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना ज्यादा सैम्पलिंग करेंगे उतना हमारे पास एक्यूरेट डेटा, उतना ज्यादा डेटा आएगा और उतना हम लोगों के पास एक्यूरेट डेटा आएगा। हम लोग सैम्पलिंग काफी जगह पे यूज करते हैं। सैम्पलिंग हम लोग डेटा कम्युनिकेशन में भी पढ़ते हैं कि सैम्पलिंग रेट जितना ज्यादा होगा उतना बेटर हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन होगा। इस तरह से जो हम लोगों का सैम्पलिंग मतलब होता है एक बड़े से डेटा में से कुछ जगह से स्पेसिफिक डेटा उठाना। रेस्टराइजेशन मतलब होता है जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल इमेजेस थी, जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल डेटा था, उससे हम लोग पिक्सल वाइज डेटा क्रिएट करें कि हर पिक्सल पे क्या डेटा रहेगा। ठीक है, तो हम पिक्सल्स जनरेशन का जो काम करते हैं वो रेस्टराइजेशन एंड सैम्पलिंग में होता है। नेक्स्ट इज टेक्सचर मैपिंग। आप सबने सुना होगा टेक्सचर, सब जानते हैं हम लोग कि टेक्सचर क्या है। कोई अगर जैसे जेब्रा है तो जेब्रा की जो स्किन होती है उसका स्पेसिफिक टेक्सचर है, एक ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स का। वैसे ही लेपर्ड का और टाइगर का, सबकी जो स्किन का जो टेक्सचर होता है वो फिक्स्ड है, हम उसी से उस जानवर को पहचानते हैं। हमारे यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जो मटके आते हैं जो सजावट वाले, और डेकोरेटिव पीसेस आते हैं, असली में उनका वो कलर शेप नहीं होता है। वो मिट्टी से बने हैं तो ऑब्वियसली दे आर ब्राउन इन नेचर, लेकिन उसके ऊपर हम लोग कलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं और उनको एक टेक्सचर देते हैं। टेक्सचर वो होता है जो हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे टेक्सचर मैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, टेक्सचर मैपिंग स्टेज में हमको एक इमेज रखते हैं, जो हम लोग इमेज जनरेट करते हैं और उसको किसी ऑब्जेक्ट पे लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जेब्रा स्ट्रिप का टेक्सचर लिया हुआ है और मैं ग्लास के ऊपर उसकी पेंटिंग करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, उसको प्रिंट करूंगा, उसको ग्लास के ऊपर चिपका दूंगा, राइट। तो वही हम लोग इसी टाइप का काम हम लोग टेक्सचर मैपिंग पे करते हैं, ताकि जो हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं उनको मैं टेक्सचर दे पाऊँ। दूसरा इसमें होता है अगर खुरदुरा सरफेस है तो उसका टेक्सचर हमको अलग से दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिट्टी की फोटो खींचूं या फिर कंकड़ पत्थरों की फोटो खींचूं तो मेरे को रोड में वो कंकड़ पत्थर दिखते हैं, और मैं वहीं कहीं स्मूथ सरफेस, कोई लोहे का कोई वो है या कोई चिकनी प्लाई है, सनमाइका है, मैं अगर उसकी फोटो खींचूं तो मेरे को एकदम शाइनी सरफेस दिखता है। तो वो जो टेक्सचर है वो भी हम लोग यहाँ पे मैपिंग इसमें क्रिएट करते हैं। इमेज कंपोजिशन, इमेज कंपोजिशन भी हम लोग इमेज को जनरेट करने का, कि जो हम लोग देख रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम इमेज कंपोजिशन में करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली ओपेक नहीं होते हैं, जैसे कि मिरर के ग्लास के बाहर, खिड़की के बाहर हमको ट्रांसलूसेंट कुछ दिखता है। सो वो हमको कैसे दिखेगा, इमेज कंपोजिशन में हम लोग यहाँ पे ब्लरिंग करते हैं। इसके अलावा फॉगी सर्फेसेस, जैसे कि फॉग है, मिस्ट है, इस टाइप का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो इमेज कंपोजिशन के अंदर किया जाता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं एडवांस टेक्निक्स जो यूज की जाती हैं रेस्टराइजेशन स्टेज में, वो इमेज कंपोजिशन वाली स्टेज में करते हैं।
इसके बाद है इंटेंसिटी एंड कलर क्वांटाइजेशन। इंटेंसिटी एंड कलर क्वांटाइजेशन मतलब जो हम लोगों ने 3D ऑब्जेक्ट बनाया है और हम लोग उसके ऊपर इतनी सारी प्रोसेसिंग करी है, उसमें जो पर पिक्सल जो भी उसका इंटेंसिटी है या उसकी कलर वैल्यू है वो हम लोग जनरेट करते हैं। हम लोग के पास अगर स्क्रीन 1080p की स्क्रीन है तो उसमें जितने पिक्सल्स हैं हमको एक एक की इंटेंसिटी एंड कलर की वैल्यू हम लोग को रखनी पड़ती है। और कलर क्वांटाइजेशन क्यों लिखा है? क्वांटाइज मतलब होता है कोई स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे कि सीढ़ियों पे आप एक सीढ़ी के बाद दूसरी ही सीढ़ी पे कदम रख सकते हैं, बीच की वैल्यूज अलाउड नहीं है। वैसे ही कलर में भी हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ कलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो आजकल की मॉनिटर्स हैं, स्क्रीन्स हैं, सब 24 बिट ट्रू RGB कलर फॉलो करती हैं। इसका मतलब है उसमें R रेड के 0 से लेके 255, ग्रीन के 0 से लेके 255 और ब्लू के 0 से लेके 255। हमारे पास ये 3 कलर्स के ऑप्शंस हैं और इनको मिक्स करके हम कलर बना सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज हैं? 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 24, ऑलमोस्ट 16 मिलियन। तो हमारे पास 16 मिलियन कलर्स हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने कुछ ऐसा कलर डिसाइड किया है जो इनके बीच में नहीं आता है, इसके अलावा है, तो जो उससे क्लोजेस्ट जो कलर होगा मैं उस पे उसको लेके जाऊंगा, राउंड ऑफ कहना कह सकते हैं। सो ये जो कलर क्वांटाइजेशन का प्रोसेस है वो भी हम लोग यहीं पे करते हैं। लास्ट है फ्रेम बफर और डिस्प्ले। इसका मतलब जो कुछ भी मैंने अभी तक जनरेट किया था, जो मैंने पिक्सल बाय पिक्सल एक वैल्यू जनरेट करी थी कलर्स की और इंटेंसिटी की, वो मैं उठा के फ्रेम बफर में ट्रांसफर कर दूंगा। और फ्रेम बफर के बाद ये मॉनिटर कहने का मतलब है कि CRT को देगा। वहां पे जो तुम्हारा डिस्प्ले प्रोसेसर है वो फ्रेम बफर से डेटा लेने के बाद उससे इसके बेसिस पे CRT या LCD या LED जो भी आपका स्क्रीन है उस पे डिस्प्ले कराने का काम डिस्प्ले प्रोसेसर का होता है। सो दिस इज द होल ग्राफिक्स पाइपलाइन। मतलब आप या इसको रेंडरिंग पाइपलाइन भी कहते हैं। रेंडरिंग मतलब एक 3D मॉडल से हम लोग एक 2D स्क्रीन इमेज तक आने की टोटल प्रोसेस। सो रेंडरिंग पाइपलाइन मीन्स सम प्रोसेसेस जिसके बेसिस पे हम लोग एक 3D मॉडल को 2D इमेज में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें जो आने वाली स्टेजेस हैं, उसमें आने वाले जो प्रोसेस हैं वो हमने भी देखे। इसके बाद ये एक 2D ड्राइंग पाइपलाइन दी है, सिंप्लीफाइड। इसमें 3D ऑब्जेक्ट्स नहीं लिए गए हैं, इसमें वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, एंड वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में क्लिपिंग लगाते हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट्स का कुछ थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं। फिर हम लोग व्यू पोर्ट मैपिंग करते हैं, फिर हम स्क्रीन पे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं ऑब्जेक्ट के, एंड रस्टराइजेशन पिक्सल्स बनाने के बाद ये फ्रेम बफर का फोटो दिया हुआ है, एक रिप्रेजेंटेशन कि ऐसे व्हाइट एंड ब्लैक करके हमारे पास पिक्सल की इंटेंसिटीज होती हैं और वो हम डिस्प्ले कर पाते हैं। तो दिस इज अ नॉर्मल सिंप्लीफाइड, जिसे कह सकते हैं हम लोग एक फ्लो चार्ट है टोटल पाइपलाइन के लिए। लेकिन ये दिस इज ओनली फॉर 2D, दिस इज नॉट फॉर 3D। अगर 3D होगा तो इसमें काफी एक्स्ट्रा चीजें आ जाएंगी जो कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एक्सेट्रा से आती है, क्योंकि 2D में पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू। और अगर आपको कोई क्वेश्चन से डाउट हो तो गूगल क्लासरूम में भी पूछ सकते हो, और मेरी ईमेल आईडी है gpckonline@gmail.com, इस पे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।